नमस्ते जी, मैं छायाचित्रकार संजय दलवी। जैसे आज फोटोग्राफी डे है, तो आप बता सकते हैं कि ये चालू कैसे हुआ था, इसका पीछे मायने क्या है? एमकॉम करने के बाद आप इस फील्ड में कैसे आना हुआ आपका? अगर आप बोलेंगे स्माइल करो, इधर देखो, उधर देखो, तो इमोशंस गायब हो जाते, फोटोग्राफ्स आ जाते। सर फिर कतना ज़रूरी है कि एक जो फोटोग्राफर है वो पहले आर्टिस्ट हो? सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर है और कुछ फोटोग्राफ्स कपल के निकाले आपने, वो कभी भी कैंडिडेट फोटोग्राफ नहीं। तो नेचर के साथ साथ आपके लाइफ में और क्या क्या बदलाव आए? आखिरी ऐसा क्षण आ गया कि मैंने वो जॉब छोड़ दिया और फोटोग्राफी स्वीकार ली। तो वो जो फ्लड आ रहा था ना, वो ग्रेजुअली उसकी लेवल जो थी बढ़ती 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 नज़र में आप आंखों से देख सकते थे कि 300 छोटे छोटे गांव रहते, वो सब वाइंड अप हो गए और बहुत शौक लगा हमको। और कार के बोनेट पे उन्होंने वो जो सब साइन दिया और इतना अप्रिसिएशन दिया फोटोग्राफ्स का। और वो जाकिर साहब का जो फोटो था उसका क्या हुआ? सर जी, जिन लोगों को आपके बारे में मालूम नहीं है, तो आप अपना कैसे उनको बताएंगे आपके बारे में? नमस्ते जी, मैं छायाचित्रकार संजय दलवी और अहमदनगर में, यानी कि अभी ऐसा अहिल्या नगर में करीबन 35 साल से फोटोग्राफी कर रहा हूँ। अच्छा, जैसे आज फोटोग्राफी डे है, तो आप बता सकते हैं कि ये चालू कैसे हुआ था, इसका पीछे मायने क्या है? 19 अगस्त को 1839 में फ्रेंच सरकार ने ये फोटोग्राफी, ये जो प्रक्रिया है वो सार्वजनिक की है, यानी कि फ्री किया है पूरे वर्ल्ड को। और ये जो इम्पोर्टेंस है उसके स्मरणार्थ ये फोटोग्राफी डे मनाया जाता है। और फोटोग्राफी का जो महत्व है वो पूरे वर्ल्ड को उस दिन से हुआ है, इसलिए वो फोटोग्राफी डे मनाते हैं। ओके, मतलब उससे पहले फोटोग्राफी होती थी, बट सामान्य लोगों में नहीं इसको ये किया था क्या? हाँ, नहीं नहीं, उसका क्या बोलते हैं हम उसको, फोटोग्राफी एक्चुअल रियलिस्टिक में नहीं आई हुई थी, उसके कुछ प्रयोग उसके ऊपर चल रहे थे। और 18 अगस्त के बाद वो पूरे वर्ल्ड में उसको ऑथेंटिक, यानी कि उसका पेटेंट फ्रेंच सरकार ने लिया और वो सार्वजनिक तौर पे वो रिलीज़ किया है। अच्छा, ओके। हमें मालूम पड़ा था कि आपने एमकॉम किया है। फिर अच्छा। एमकॉम करने के बाद आप इस फील्ड में कैसे आना हुआ आपका? जी नहीं सर, एमकॉम तो मेरा वो फाइनल डिग्री था, लेकिन मैं 10वीं कक्षा से फोटोग्राफी के बारे में मैं मेरे बड़े भाई से जानता हूँ और फोटोग्राफी थोड़ी बहुत कर रहा था, यानी कि 15 साल से मैं वो फोटोग्राफी करता हूँ। अच्छा सर, फोटोग्राफी आप जो कर रहे हो, तो हर एक के कोई ना कोई गुरु होते हैं। अच्छा, बिल्कुल। तो आपके गुरुओं के बारे में आप बताना चाहोगे क्या? पहले तो मेरे भाई से मैंने थोड़ा बहुत सीखा, लेकिन जब से मैं अहिल्या नगर में आया हूँ 1990 में, तब से लेके नगर में के शेवंतराव गोरे सर करके है जो फोटोग्राफर है, जिनका मालीवाड़ा में फ़ोटो स्टूडियो है और वो बहुत अलग नाम से है, हनीमून फ़ोटो स्टूडियो करके है। तो वो मेरे गुरु है। वो पर्सनालिटी ऐसी है कि जिन्होंने मुंबई में जो गिरीश मिस्त्री करके वो वेल नोन फोटोग्राफर है जो वर्ल्ड फेमस थे, तो उनके लिए फ़ोटोग्राफी का सिलेबस लिखने वाले फोटोग्राफर जो है वो अपने नगर में है, जो पहले जीडी आर्ट है। और वो ज़माना ऐसा भी था 90s में कि जो कुछ टेक्निकल बातें कोई किसी को बताता नहीं था। ये पर्सनालिटी ऐसी है कि वो कुछ अपने मन में रखता ही नहीं थी, जो बहुत प्यार से वो नए फोटोग्राफर को वो समझाते थे, अपनी जो स्किल्स है, नॉलेज है, वो शेयर करने वाला वो पहला आदमी रहेगा अहमदनगर में कि जिन्होंने मुझे कुछ तरीके उन्होंने सिखाए। इसलिए वो मेरे पहले गुरु है। और मेरा दूसरा गुरु जो है वो नेचर है, जो दिन भर हर तरह की लाइट वो सिखाता है। जब मैंने ना आपके बारे में सुना, तो मैं गया इंस्टाग्राम पे। अच्छा। तो इंस्टाग्राम पे देखा कि आपके जो अकाउंट्स हैं
वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। बिल्कुल इस दुनिया में अभी लोग व्यूज़ के बहुत भूखे हैं, बराबर है। उनको लगता है कि व्यूज़ जाए, ठीक है। बिल्कुल और जैसे मैंने बताया था आपको कि 3 दिन से मैंने आपको फॉलोइंग रिक्वेस्ट भेजी है, आपने वो एक्सेप्ट नहीं किया। अच्छा तो वो मतलब जो पुराने लोग हैं उनको अभी का जो ये जो अभी जो नया सिनेरियो चालू है जिसमें व्यूज़ का बहुत महत्व है, बिल्कुल फॉलोअर्स का बहुत महत्व है, आदमी की औकात जो बोलते हैं ना, पहले पैसे से नापते थे अच्छा या फिर उसके ज्ञान से नापते थे उससे पहले, बराबर तो आज व्यूज से और इससे नापी जा रही है। बिल्कुल। तो इस जमाने में ऐसे कैसे आप एकदम बेसिक रह लेते हो? नहीं ये तो दो चीज़ें हैं। एक तो पहले बात आपकी सही है कि इंस्टाग्राम पे अभी सब जितने भी इमेजेस या फोटोग्राफ्स है इंस्टाग्राम पे डाले जाते हैं और अपनी अपनी एडवर्टाइजिंग की जाती है। लेकिन माउथ पब्लिसिटी जो बोलते हैं वो अलग चीज़ है। जो सालों से मेरे फॉलोअर्स है ऐसे ऐसे समझ जिनको पता है, जिन्होंने मेरे मेरे पास से क्या फ़ोटोग्राफ्स निकाले हैं, तो वो सर्कुलेशन चालू रहता है। बहुत सारे फैमिली है, मुझे लगता है कि कम से कम 1000+ फैमिली है जिनके साथ मेरा अटैचमेंट है और वो उसका रिपीटेशन हो जाता है। मुझे कुछ इंस्टाग्राम पे जाके एडवर्टाइज़ करे ऐसा कभी ज़्यादा लगा नहीं। फिर भी इंस्टाग्राम से ज़्यादा मैंने फेसबुक के ऊपर मैंने कुछ फ़ोटोग्राफ शेयर किए जो ज़्यादातर नेचर के हैं, जो कि बिजनेस वाले तो नहीं है। अच्छा, अभी ये सब चीज़ें मेरे साथ भी हैं। तो अभी जब हम लोगों को फोटोग्राफी डे मालूम पड़ा, अच्छा तो हमारा था कि हम लोगों को एक फोटोग्राफर का पॉडकास्ट करना है। अच्छा तो हमने जब खोज चालू की तो हमारे पास जो ऑप्शन आए थे, तो मैं इनको सबको बोला था कि नगर से ही क्यों लेना है, फिर वैसा हो जाएगा, नगर सेंट्रिक हो जाएगा। अच्छा तो पर जब आपका बायोडाटा आया तो उसमें अवार्ड्स का मेंशन था। अच्छा तो बोला ये बंदा नेशनल लेवल तक गया हुआ है, स्टेट लेवल तक के इसके अच्छे अवार्ड्स हैं इनके। और फिर मैं वो अवार्ड देखता हूँ तो मुझे लगा कि आप नगर के हो, ठीक है, बट आप सिर्फ नगर के नहीं हो, अच्छा आप उससे आगे हो, ऐसा। बिल्कुल और मुझे इस बारे में ये पूछना है कि आपने नगर ही क्यों चुना ऐसा कि अपने कार्य क्षेत्र के लिए? और क्योंकि आप जिस तरह के आपको अवार्ड्स मिले हैं, अच्छा मुझे यकीन है कि आपको बहुत बाहर से ऑफर्स आए रहेंगे, शायद आपने मूवीज वगैरह में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे काम किए भी होंगे, बिल्कुल। बट फिर बेसिक में जाके आपने फिर नगर को ही क्यों चुना यहाँ पे काम करने के लिए? अपॉर्चुनिटी तो बाहर भी थी मुझे, कुछ वीडियो के बारे में वगैरह, यानी कि रायगढ़ ज़िले में पहला स्टूडियो हमारा है 1984 में हमने जो चालू किया था। और अहिल्यानगर के पास मेरा जन्म गांव है, तो सब रिलेटिव्स जो भी है वो सब अहिल्यानगर के आसपास है। तो ऐसे लगा हमको कि चलो अभी अहिल्यानगर में भी जाते हैं और वहाँ सेटल हो जाते हैं। एक बात, दूसरी बात ऐसी है कि नगर में जो लोग हैं उन्होंने बहुत प्यार दिया है और मेरी जो भी फोटोग्राफी है उसकी सराहना बहुत की है। इसलिए मुझे लगा कि नगर में ही रह के अपना जो भी कुछ है वो नगर में रह कर ही करे। इसलिए हमने चॉइस किया कि नगर भी अच्छा है। नगर में अच्छा है, बट और नगर के लोग भी अच्छे हैं, बट बिल्कुल। आप जैसे लोग यहाँ रह रहे हैं, अच्छा तो मुझे लगता है नगर का ये एक तरह से सौभाग्य है। बिल्कुल। और हम जैसे लोग भी यहाँ पे रह रहे हैं, मतलब बोलते हैं ना कि वो नगर अच्छा है, बट आप जैसे लोगों की वजह से और नाम हुआ है इसका। मुझे एक हमारे जानने वाले हैं, जो जिन लोगों से भी मैंने बात की आपके बारे में, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको ना किसी का भी फेस देखा ना तो उनको डेप्थ और उनको कौन सी लाइट सूट होगी और उसका कैसा, किस तरह से, किस जगह पे उनका फोटो निकला जाए तो ज़्यादा सुंदर दिखेगा। बिल्कुल। और ये उनको कैसे मालूम पड़ता है मालूम नहीं, और आज तक रिजल्ट कभी ऐसा फेल नहीं गए, सामने वाले ने कभी ऐसा नहीं हुआ कि तारीफ नहीं की है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो कैसे आप अचीव करते हो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हर एक इंसान को भगवान ने उसकी सुंदरता दी हुई थी, वो तो आपको ढूंढनी है। पहली बात,
कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो जिनको हम गॉड गिफ्ट बोलते हैं कि उनका कैसे भी फोटोग्राफ्स निकाले वो अच्छा लगता है, लेकिन कुछ को ऐसा लगता है कि मेरा फ़ोटो कभी अच्छा आता नहीं, वो उसको पता नहीं रहता, वो सामने वाले जो देखता है उसकी तरफ उसको पता होना चाहिए कि आदमी वो कब सुंदर दिखने वाला है और किस एंगल में वो सुंदर दिखने वाला है, उसके लिए कौन सा लाइट यूज़ करना है। तो मुझे लगता है कि जो स्किल फोटोग्राफर है तो उनको हर एक आदमी के एनाटॉमी देखने की आदत चाहिए। अगर कुछ एक आधा आदमी कुछ समझो कि थोड़ा सा हेल्दी है और आपने उनका क्लोजअप फोटो निकालने की कोशिश की तो उसको और वो और ज़्यादा ब्रॉड लगेगा, उसका चेहरा बड़ा लगेगा, उसको पसंद नहीं आएगा। उसका वाइस वर्सा अगर एक दूसरा आदमी ऐसा है कि बहुत थोड़ा सा स्लिम है और उसका अगर आपने दूर से फोटो निकाला तो वो भी अच्छा नहीं आएगा। अगर उसका थोड़ा बहुत क्लोजअप उसके फीचर्स देखा आपने, उनका एनाटॉमी का स्टडी किया, उसका कौन सा लाइट अच्छा लग रहा है, टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो उसको स्प्लिट लाइट अच्छा लगता है, ब्रॉड लाइट अच्छा लगता है, या विंडो लाइट में वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सिंगल लाइट में वो कभी कभी अच्छा लगेगा। तो मुझे लगता है कि प्रकृति में भी देखिए, अगर कोई ऐसा वृक्ष है वो अभी मर चुका है, कुछ उसके ऊपर कुछ पत्तियां नहीं है, सिर्फ उसका स्केलेटन जैसा वो लग रहा है, फिर भी नेचर में ऐसा होता है सुबह से लेकर शाम तक या फिर कभी भी, यानी कि रेनी सीजन में, या वो अपने आप एक समय ऐसा उसका आ जाता है वो अपने आप सुंदर लगने लगता है। तो मुझे लगता है कि फोटोग्राफर को उसकी सुंदरता ढूंढने की आदत चाहिए, तो आपने उसकी सुंदरता बाहर आप निकाल सकते हैं। बहुत डीप आंसर है। मुझे इसके बारे में मैंने आप इससे पहले भी मैं आपसे जब बात कर रहा था तो मैंने आपसे पूछा था कि इसके अचीव करने के लिए आपका क्या चाहिए, फोटोग्राफर को क्या करना चाहिए, जिसके जवाब में आपने शायद ऐसा बोला था कि म्यूजिक सुनना चाहिए या फिर मेडिटेशन। बिल्कुल। तो वो क्या होगा उससे, मतलब एक बंदा है, जैसे आप समझ लो एक बंदा है, उसको फोटोग्राफर बनना है, अच्छा, तो उससे क्या, म्यूजिक से उसे क्या हासिल होगा, मेडिटेशन से क्या हासिल होगा? नहीं, सिर्फ म्यूजिक ही नहीं सर, कौन सा भी अभी समझो कि बहुत अलग अलग तरीके के फोटोग्राफी आपको करने पड़ते हैं। इंसान के जन्म से लेके मृत्यु तक के बहुत सारे इवेंट है अलग अलग है, जैसे शादी है, बर्थडे है, या कुछ भी मुंज है, वेडिंग है, या लाइव प्रोग्राम है, अलग अलग तरीके की पर्सनालिटीज़ होते हैं। तो फोटोग्राफर को जैसे कि एक पॉपुलर वर्ड है हमारे में, पेशेंस चाहिए। समझो अभी एक प्रोग्राम चल रहा है और उसको वो प्रोग्राम कवर करना है, वो जाता है और 5-6 फ़ोटो निकालता है और वो फ़ोटो आ जाते हैं, लेकिन वो फ़ोटो में जान नहीं रहती, परफेक्शन नहीं मिलता। मैंने बहुत सारे म्यूजिशियन या गायक या आर्टिस्ट या कलाकार के फ़ोटोग्राफ्स मैंने निकाले। मुझे लगता है कि मैंने कम से कम 100, 200, 500, 1000, 2000 तक फ़ोटो खींचे हैं उनके, अलग अलग मूड्स, आदतें ढूंढना पड़ती है। एक समझो एक आधा गाना गा रहा है तो उसका एक सम होती है, तो वो अपने आप मेडिटेशन जैसा वो लगता है, सर्वोच्च क्षण उसके वो आवाज़ में आ जाते हैं। तो आपको वो ढूंढने की आदत चाहिए कौन सा रहेगा। कभी कभी क्या होता है कि हर एक फोटोग्राफ में वो आंखें खुली चाहिए तो ही फोटो अच्छा आ जाता है, ऐसा भी नहीं होता। जब एक गायक गाता है तो वो अपने आप उसकी आंखें बंद हो जाती है और वो वहाँ तक वो भगवान परमोच्च क्षण तक वो पहुँच जाता है। वो क्षण जो है वो सबसे बेहतर होता है और वो आपको पेशेंस के बाद ही वो पता चलता है। और आपको थोड़ी बहुत तो रुचि चाहिए म्यूजिक में, गाने में, सुनने की आदत चाहिए, और उसके साथ साथ 100%, नॉट 99%, 100% आपका ध्यान आपके हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है और आपकी जो नज़र है वो उसके ऊपर ही चाहिए। कभी आप इधर देखेंगे उधर देखेंगे, क्या चल रहा है, इधर क्या चल रहा है, उधर क्या चल रहा है, ऐसा नहीं होता। बहुत कॉन्सेंट्रेट आपको करना पड़ता है, तो वो अपने आप उसके इमेजेस या उसके एक्सप्रेशंस आपको मिल जाते हैं। फिर आप मुझे बोल रहे थे कि वो टाइम का पेशेंस होना चाहिए। बिल्कुल। आपने जो पीछे आपकी जो फोटो है, हाँ। आप रायगढ़ का जो आप बता रहे थे,
यस। तो आपने कैसे जज किया कि इसका इस टाइम पे फोटो खींची है तो इतना अच्छा आएगा? नहीं, वो तो पहले से थोड़ा बहुत जानकारी तो चाहिए। अभी ये तो नेचर का फोटोग्राफ्स है। रेनी सीज़न है, आपको पता है कि फॉग आ जाता है, और फॉग कब आ जाता है तो सुबह सुबह फॉग आ जाता है। इतना तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। और फोटोग्राफर को समय के बिफोर आना चाहिए। समझो अभी ये 6 बजे शुरू होने वाला है, तो आपको रेडी होना है 5:45 या उसके पहले भी आपको रेडी होना है, वेट एंड वॉच करनी है। तो क्या क्या चेंजेस हो जाते हैं। कुछ पल ऐसे होते हैं कि वो कुछ सेकंड में ही मिलते हैं आपको, मिनट में नहीं, कुछ सेकंड में ही मिलते हैं। तो फोटोग्राफर को अर्ली वेट एंड वॉच, उसकी राह देखनी चाहिए, तो मिल जाते हैं ऐसे। बहुत सारे टाइप के फोटोग्राफर्स होते हैं, मतलब सारे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी हो गई, यस। वेडिंग फोटोग्राफर हो गया, अब भी तो टाइप हो गए। पहले तो फोटोग्राफर सिर्फ फोटोग्राफर होता था, बिल्कुल अभी नीश में आ गए लोग कि हाँ स्पेशलिटी हो गई है। बिल्कुल। तो मुझे ये पता करना है कि सबसे ज्यादा पेशेंस कौन से फोटोग्राफी में लगते हैं? हर एक फोटोग्राफी में पेशेंस, हर एक फोटोग्राफी में होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वाइल्ड लाइफ में तो ऑलरेडी पेशेंस चाहिए ही चाहिए। हाँ वाइल्ड लाइफ में इसलिए पेशेंस चाहिए कि हम उसके वो एरिया में हम जाते हैं, हाँ तो रिस्पेक्ट उनको चाहिए। हम्म उनकी आदतें क्या है, वो क्या करते हैं, ये सब ढूंढना चाहिए। और वहाँ तक कि अगर आप जाएंगे और कुछ एकदा कुछ प्राणी आपको दिख गया और फोटो खींचे, तो ऐसा वो तो हर एक कॉमन आ जाता है। लेकिन उनकी आदतें या कुछ कंट्रोवर्सी हो जाती है, तो उसके लिए बहुत वेट एंड वॉच करना पड़ता है। तो ऐसे सब प्रोग्राम में वेट एंड वॉच करना पड़ता है, आपको मोमेंट ढूंढना पड़ता है। अगर शादी का भी फंक्शन हो तो उसमें भी आपको मोमेंट आपको ढूंढना पड़ता है। क्रिएट करना अलग बात है और ढूंढना अलग बात है। अच्छा, अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर, आपको एक वेडिंग के लिए बुलाया गया, अच्छा। तो आपने देखा रहेगा आजकल क्या होता है, वेडिंग फोटोग्राफर सारी शादी वही चला रहे होते हैं कि आप इधर आओ आप उधर आओ, आफ्टर प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग, बिल्कुल फिर बिल्कुल देन वो वेडिंग की ड्यूरेशन में, बिल्कुल तो आप वो चालू ही रहता है उनका कि तुम इधर आओ, हंसो, स्माइल, है ना। बिल्कुल। अगर आप एक वेडिंग फोटोग्राफर वेडिंग में बुलाए, वेडिंग फोटोग्राफर नहीं, आप फोटोग्राफर हो वहाँ पे, अच्छा, तो आप कैसे फोटो खींचोगे? मतलब एक फोटोग्राफर कैसे फोटो खींचना चाहिए वहाँ पे? पहली बात यह है कि वेडिंग जो इवेंट है वो लाइफ में एक ही बार है। और इसमें 2 टाइप के फैमिलीज होते हैं। एक तो लड़के वाले होते हैं, उनके पास उनके घर में बहू आने वाली है। दूसरा लड़की वाले हैं, उनकी बिटिया जो उनका हिस्सा है वो घर छोड़ के वो दूसरा घर में आगे जाने वाली है। तो इसमें जो इमोशंस है बहुत अलग अलग है। एक बहुत खुश होते। ऐसा नहीं कि लड़के वाले खुश नहीं होते, वो शुरू में बहुत खुश होते, लेकिन जैसा जैसा प्रोग्राम आगे बढ़ते जाता है तो उनके इमोशंस बहुत हल्के से स्लोली चेंज हो जाते हैं। तो फोटोग्राफर को वो इमोशंस ढूंढना होती है। अगर आप हर एक फोटोग्राफ में या क्षण में या क्लिक में अगर आप बोलेंगे स्माइल करो स्माइल करो स्माइल करो, इधर देखो उधर देखो, तो इमोशंस गायब हो जाते हैं, सिर्फ फोटोग्राफ्स आ जाते हैं। उसमें इमोशंस नहीं, मैं कहूँगा उसमें इमोशंस गायब हो जाते हैं और सिर्फ फोटोग्राफ्स रह जाते हैं, जो मेरे हिसाब से वो वैल्यूएबल नहीं है। अभी एआई आ गया है, हाँ, बिल्कुल ठीक है, और बहुत सारे स्मार्टफोन्स में एआई है, बिल्कुल। तो फोटोग्राफर की जॉब जो है, मतलब अपना जो काम है, जॉब तो है ही नहीं है, कला है, बिल्कुल। तो जो उनका काम है उस पर कितना इफेक्ट आएगा, आपको क्या लगता है, मतलब आपके हिसाब से? हाँ, अभी एआई तो आ गया है। 2005 में एनालॉग चेंज होकर डिजिटल फोटोग्राफी आ गए, जैसे कि आप बोलते हैं कि उसको बिजनेस के तौर पे। तो उस टाइम मैंने एक बेसिक कैमरा लिया था, फ्यूजी फिल्म का फाइन पिक्स 7000 करके मैंने डिजिटल कैमरा लिया था, जो 5 मेगापिक्सल था, और उसके साथ कंप्यूटर भी लिया, लेकिन वो यूज कैसा करना है वो पता नहीं।
तो यूज़ कैसा करना है ये देखते देखते मुझे 2007 साल आ गया, तब जाके मैंने वो पहला क्लिक जो सेल किया। तो ये जो डर था, तो उसके पहले मुझे लगता था कि ये कुछ चलेगा नहीं, ये डिजिटल कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। सबको आदत पड़ गई थी ना रोल वाले कैमरे की, यस यस, प्रोसेसिंग की, तो वो गलत फहमी थी मेरी भी। तो मुझे लगा कि ये कुछ चलने वाला नहीं है। लेकिन 2007 में इतना चेंजेस ड्रास्टिकली चेंज हो गया कि सब कन्वर्जन डिजिटल पे हो गया। और 2005 साल में मैंने एक बहुत अच्छा कैमरा मैंने जो ऑटो फंक्शन वाला था निकॉन का F80 करके वो ख़रीदा था, और 2007 में वो मुझे शोकेस में रखना पड़ा। तो जो टेक्नोलॉजी अभी नई आने वाली है उसको आपको फेस करना है, कोई भी फोटोग्राफर हो। तो उसके साथ समय के साथ तो आपको चलना ही है, और साथ साथ आपकी कलाकारी यानी कि आर्ट भी जिंदा रखनी है। अच्छा, तो इसके कोई चारा नहीं है। तो एक AI जनरेटेड फोटो और एक फोटोग्राफर के आंखों से देखा फोटोज पे क्या फर्क लगेगा आपको? AI जनरेटर फोटो मुझे आज के तौर पे लगता है कि वो थोड़ा बहुत तो आर्टिफिशियल होता ही है। जैसे कि अभी मैंने DSLR में या SLR कैमरा में जो मैं फ़ोटो निकालता हूँ और AI में जो कन्वर्जन होता है उसमें फ़र्क तो आएगा ही सालों से, अभी कितने भी साल और भी। वो रियलिस्टिक फ़ोटो तो अभी तक तो नहीं आया हुआ, कुछ तो फ़र्क है, कुछ परसेंटेज उसमें फ़र्क है ही। आपको चांस दिया जाए कि मतलब हाँ वो प्रोसेसिंग जो भी है पुराने फोटोग्राफर्स पुराने जो रोल्स वगैरह के वो हो जाएगी, अच्छा आपको पूरी छूट दी जाए, अच्छा। तो आप आज के टाइम पे पुराने कैमरे को ज़्यादा अच्छे से यूज़ करोगे या फिर AI जो यूज़ के डिजिटल जो कैमराज आ रहे हैं उनको यूज़ करोगे? क्वालिटी के बारे में अगर आप पूछेंगे तो क्वालिटी में अभी जो एडवांस कैमरा आ गए जो मिररलेस है तो उनकी क्वालिटी अच्छी है ही, 100% उसकी क्वालिटी अच्छी है। लेकिन मैं प्रेफर करूँगा जो पुराने वाले रोल वाले जो कैमरे हैं उसकी, क्योंकि उसमें एडजस्टमेंट वैसे बहुत कम है। अभी जो नए कैमरा आए थे उसमें एडजस्टमेंट बहुत सारे हैं, तो वो ढूंढते ढूंढते ही फोटोग्राफर का 1 साल चला जाता है शायद उसको यूज़र फ्रेंडली हो जाए तो वैसे रोल वाले कैमरे में नहीं है। और फाइननेस अगर आपने देखा तो पुराने रोल वाले जो कैमरे थे उसमें बहुत ज़्यादा फाइन पिक्चर आ जाते हैं, जो आज भी उसका प्रोसेसिंग होता है और स्पेशल प्रोसेसिंग होता है। जो बॉम्बे में कुछ फोटोग्राफर्स है, वेल नोन फोटोग्राफर्स, वो आज भी उसका प्रोसेसिंग करते हैं। हाँ, उसके चार्जेस वो तो बहुत ज़्यादा है, और जो हॉबी वाले लोग हैं जो जिनको मालूम होता है कि आर्ट क्या चीज़ है, तो उसके लिए वो पैसा खर्चा करते हैं, और वह आज भी चल रहा है। अब हम लोग जब बात कर रहे थे सर, आपने मुझे एक बताया था कि जो कैंडिड फोटोग्राफी होती है, अच्छा, वो लोगों को नहीं मालूम है कि कैंडिड फोटोग्राफी होती क्या है। बराबर है, बिल्कुल तो बराबर आप है। समझाओगे कि वो कैंडिड फोटोग्राफी होती कैसे है? अभी जो नए फोटोग्राफर्स जो है तो उनको लगता है कि 70-200 लेंस यूज़ करो, 1.8 लेंस यूज़ करो, 50 mm लेंस यूज़ करो, और बैकग्राउंड ब्लर हुआ तो वो कैंडिड फोटोग्राफ्स है। मुझे लगता है वो कैंडिड फोटोग्राफ 100% नहीं है। सिर्फ बैकग्राउंड ब्लर है और कुछ फोटोग्राफ्स कपल के निकाले आपने तो वो कभी भी कैंडिड फोटोग्राफ्स नहीं, जिसमें उनके पश्चात जो मोमेंट है उसको किसी भी प्रकार से डिस्टर्ब न करते हुए जो फोटोग्राफ्स निकाले जाते हैं अवेलेबल लाइट पे, और बाद में उसको पता चलता है कि ये बहुत अच्छा फोटोग्राफ्स है, ये मुझे पता ही नहीं चला इतना अच्छा फोटोग्राफ्स आपने खींचा है। मुझे लगता है कि वो कैंडिड मोमेंट्स है मेरे हिसाब से। तो अभी जो मोबाइल के साथ जो फोटोग्राफी करने लगे हैं हम लोग, आप उसको कैसा मानते हैं? मतलब उससे फोटोग्राफर्स फोटोग्राफी कर सकते हैं या फिर कैमरा ही यूज़ करना चाहिए, या उससे भी अच्छी फोटोग्राफी हो सकती है? फोटोग्राफर तो अभी जो ज़माना है यानी कि सब रील्स चल रहे हैं, एडवर्टाइजिंग चल रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे अभी बहुत बार तो ये कैमरा मोबाइल कैमरा यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मोबाइल कैमरा भी होते हैं लेकिन उसमें कैमरा है ही, तो उसके पीछे वाले जो आँख है ना वो फोटोग्राफर की चाहिए, वो आर्टिस्ट की चाहिए। तो वो मोबाइल के ऊपर भी अच्छा काम कर सकते हैं, अभी वैसे हो गए हैं।
अभी तो आप तो अभी जो है सब डिजिटल कैमरे है, लेकिन बहुत सारे लोग जो है जो हॉबीज रखते हैं तो वो मोबाइल के ऊपर ही फोटोग्राफी करते हैं, लेकिन कुछ हद तक उसको लिमिटेशंस है। जो प्रोफेशनल कैमरा में जो आने वाला है आउटपुट, डेफिनेटली वो मोबाइल में नहीं आने वाला है। मतलब वो शौकिया तौर पे स्टार्ट कर सकते हैं, और जाना जो आपका आखिरी रास्ता है वो प्रोफेशनल फोटो वो यही है। बिल्कुल। हम्म। तो मतलब आपका ऐसा बोलना है कि दिमाग वो जो चाहिए फोटोग्राफर वाला चाहिए। फोटोग्राफर का चाहिए, तो अच्छे फोटोग्राफ्स मोबाइल में भी निकाल सकते हैं। कुछ एडजस्टमेंट है, कुछ लिमिटेशंस भी है और कुछ एडजस्टमेंट भी उसमें है। सर फिर कितना ज़रूरी है कि एक जो फोटोग्राफर है वो पहले आर्टिस्ट हो? हर कोई फोटोग्राफर आर्टिस्ट नहीं बन सकता। आर्टिस्ट के लिए उसका डेडिकेशन और उसकी लगन और ये तो चाहिए, और उसके बाद स्किल भी चाहिए। स्किल के साथ साथ जो उसके सामने जो भी प्रसंग है या क्षण है, तो उसकी डेप्थ उसको चाहिए, उसकी वैल्यू उसको मालूम होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अगर उसका आर्टिस्ट के एंगल से उसने देखा, अगर वो सामने वाला जो भी मोमेंट है उसकी कीमत बहुत अलग होती है फोटोग्राफ्स की, नहीं तो फिर वो एवरेज फ़ोटो बन जाता है। मुझे ये बताइए सर कि ये फोटोग्राफी जो है वो स्किल है या कला है? स्किल की ज़रूरत तो कैमरा ऑपरेटिंग के लिए लगता है, ओके। तो उसको स्किल बोलते हैं, वो कैमरा कैसे यूज़ करना है। लेकिन मुझे लगता है कि फ़ोटोग्राफी एक आर्ट है। आप आर्ट के नज़रिए से देखो तो ही आपको फोटोग्राफी की जो रंगत है वो मालूमात हो जाएगी। सिर्फ स्किल होता है तो वो फोटोग्राफर नहीं बनेगा। तो मुझे जो आपका सबसे मुश्किल जो फोटोग्राफ था उसके बारे में बताइए, और ये क्यों बोला आपने कि एक सुंदर आदमी का फोटो ज़रूरी नहीं है कि अच्छा आएगा? होता क्या है कि कुछ पर्सनालिटी ऐसी होती है कि जो दूर से देखो तो बहुत अच्छे लगते हैं, जब आप फोटोग्राफ उसका निकालेंगे तो बहुत बार वो अच्छे आते नहीं, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसे आते नहीं। तो क्यों नहीं आते ये बहुत सोचना पड़ता है। तो मेरे लाइफ में एक ऐसा उदाहरण है कि जो एक पॉलिटिकल पर्सन थे जिनके मैंने फ़ोटोग्राफ्स सालों से मैं उनके फ़ोटोग्राफ्स निकालता हूँ, लेकिन मेरा सेटिस्फिकेशन नहीं हो रहा था कि मैंने बहुत बार कोशिश किया, फिर भी वो फ़ोटोग्राफ्स उनके जैसे मुझे चाहिए था वैसे एक्सप्रेशंस नहीं आ पा रहे थे। तो मुझे लगा कि इनके फ़ोटोग्राफ्स तो मुझे अच्छा निकालना है। तो एक बार उनकी इंटरव्यू चल रहा था और वो उनका ध्यान फ़ोटो के ऊपर नहीं था। तो मुझे जैसा लाइट चाहिए था और मैंने सोच के मैंने वो लाइट उनके लिए अरेंज किया और उनके इंटरव्यू सुनता गया। और जब वो उनका ध्यान कैमरा से हट गया और वो बिल्कुल फ्री वो बोल रहे थे, वैसे उनकी आदत थी, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था कि सामने फोटोग्राफर है या नहीं। फिर मुझे लगा कि उनको वो जब इंटरव्यू चला तो वो अलग तरीके से बैठते थे, कुछ बैठने के तरीका वो चेंज कर रहे थे, कुछ एक्शंस कर रहे थे। तो मैं पूरा इंटरव्यू उनका, मुझे करीबन लगता है कि कम से कम 2 या 3 घंटे उनका इंटरव्यू चल रहा था। तो उसको बीच बीच में उनकी जो लकब है, बैठने का तरीका है, वो चेंज होता था। और मैंने जो लाइट भी अरेंज किया था तो वो उसमें फ्लैश मैंने यूज़ नहीं किया। जनरली ऐसा फंक्शन में फ़ोटोग्राफर फ्लैश यूज़ कर देते हैं, अवेलेबल लाइट पे बहुत कम फोटोग्राफी करते हैं। तो मैंने वो सिंगल लाइट पे उनका फ़ोटोग्राफ्स शूट किए जो उनके लाइफ टाइम मेमोरी फिर बाद में बन गई। तो सर फिर अगर आप ऐसे बोलो जो कुछ फेस थोड़े से मुश्किल होते हैं, तो ऐसा भी होता होगा थोड़े फेस ऐसे भी होते होंगे जिनका आप फोटोजेनिक जिनको बोलते हो यस, कि आप फोटो कैसे भी लोगे तो अच्छा आएंगे। अच्छा आता है। तो वो भी आपको ऐसा कभी लगा है कि हाँ इस सामने वाले का फोटो बहुत अच्छा ही आएगा? हाँ बिल्कुल, उनको तो उनको गॉड गिफ्ट रहते हैं। अगर वो रो भी ले तो भी उनके इमोशंस अच्छे लगते हैं। अगर वो उन्होंने नीचे भी देखा या ऊपर देखा या साइड में देखा, कैसे भी देखा, तो सचमुच उनको गॉड गिफ्ट सुंदरता उनको बहाल की जाती है। ऐसा कोई फोटोग्राफर फोटो जिसका आपने खींचा हो, कुछ याद है कि आपको मतलब
कि सामने वाला आपको लगा कि हाँ बहुत सुंदर है और उसका फोटो एकदम आपको जैसा चाहा? हाँ वो तो वो वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि वो बिल्कुल आपको चाहिए था वैसा फोटो, जबकि सामने वाला बहुत सुंदर था। बिल्कुल। तो फिर ऐसा कुछ फोटो है जो बाद में बहुत फेमस हुआ और आपको ऐसा लगा कि हाँ ये फेस आपको याद रहा, मतलब ऐसे? बिल्कुल मेरे पास एक फ़ोटोग्राफ्स है जो आर्टिस्ट है, उनका मैंने फ़ोटोग्राफ्स लिया था और मेरा स्टूडियो का बैकग्राउंड का काम चल रहा था। मोना कामले करके आर्टिस्ट है, तो मैं स्टूडियो में जो भी काम चल रहा था वो बैकग्राउंड क्रिएशन का चल रहा था। मैं विंटेज फोटोग्राफी का मैं ट्रायल एरर कर रहा था। तो मैं फैमिली रिलेशन करके है उनके साथ, तो वो अचानक से मेरे मेरे पास आ गए और काका आप क्या कर रहे हैं, मुझे देखना है। तो बोला आओ। तो मैं वो बैकग्राउंड का वो ब्लैकिश कलर का बैकग्राउंड में बना रहा था। तो मैंने देखा कि उसके ट्रायल ले ले कि मैं क्या बैकग्राउंड मैंने बनाया है। और मैंने उसको चाहा कि मैं आपका एक फ़ोटो निकालता हूँ। तो बोले नहीं नहीं काका मैंने कुछ अच्छा ड्रेस नहीं पहना है, मैं ऐसे ही काम करते करते आपके पास चले आए, वो सादा ड्रेस है मेरे पास, तो मैं तैयारी करके आते हूँ। बोले नहीं मोना आप जैसी वो ऐसे ही रहो, मुझे वो सिर्फ एक फ़ोटो खींच के देखना है। और मैंने वो फ़ोटो निकाला, पोर्ट्रेट उसका, जो वो लाइफ टाइम बन गया। उसके पास ऐसा फ़ोटो है ही नहीं। जैसे कि वो मैंने उसका नाम मोना है और वो फोटोग्राफ्स को या मोमेंट को मैंने मोनालिसा करके उसको नाम दिया है। और जो उसके कलेक्शन वो रेयर फ़ोटो करके है। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट कौन सा था? मैं एमकॉम ग्रेजुएट हुआ, तब तक मैंने चॉइस नहीं किया था कि मैं फ़ोटोग्राफी में, मैं देखता था मेरे भाई से, हम दोनों मिलके ये काम कर रहे थे। और 1995 में अचानक से उन्होंने फ़ोटोग्राफी छोड़ दी। और उसी टाइम पे मेरा एमकॉम का एजुकेशन पूरा हो गया और मुझे एक जॉब मिल गया अकाउंटेंट का। तो मुझे अच्छा लगा कि अभी मेरा लाइफ बन जाएगा। और मैंने बड़े भाई को बता दिया कि मैं अभी कल से मैं जॉब पे जा रहा हूँ। तो उनको बहुत दुख हुआ इस बात का, और उन्होंने भी सोचा था कि अभी ये फ़ोटोग्राफी मुझे भी नहीं करनी, बंद कर देने का स्टूडियो। अचानक से ये सब हुआ और कल तो मुझे जॉब को जाना है, और उसी समय बड़े भाई बोल रहे कि अभी ये स्टूडियो बिजनेस अभी छोड़ देने का है। उनको भी शौक लगा कि मैं जॉब में जाने वाला हूँ और ये सब छोड़ देने वाला हूँ। वो भी नाराज़ हो गया और मुझे भी शौक लगा कि मेरे वजह से अभी भाई भी बिज़नेस अभी छोड़ रहे थे। उनका तो पक्का था कि ये बिज़नेस नहीं करने का है। लेकिन मैंने फिर 5-6 घंटे सोचने के लिए बचे थे कि क्या करना है। नया अभी जो जॉब मैंने अभी खुद के हिम्मत पे जो मैंने एजुकेशन लिया है वो जॉब करना है, या जिस बिज़नेस ने हमको मेरा पूरा परिवार जिस बिज़नेस ने संभाला है, या वो बिज़नेस कंटिन्यू करना है। तो आखिरी ऐसा क्षण आ गया कि मैंने वो जॉब छोड़ दिया और फोटोग्राफी स्वीकार ली। वो दिन मेरे लाइफ में बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि अगर मैंने वो जॉब स्वीकारा होता या चालू किया होता तो आज मेरा नाम कहा का भी नहीं था। वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि जो मैंने फोटोग्राफी करने का डिसाइड किया वो लाइफ चेंजिंग था। ऐसे इसी सफ़र में ऐसा कभी हुआ क्या कि मतलब आपको जैसे कि अपने इस पे शक होने लगे कि मतलब हो पाएगा कि नहीं, ये कैरियर में मैं इतना ग्रो कर पाऊँ कि नहीं, ऐसा भी कुछ हुआ कभी? नहीं, कभी नहीं लगा मुझे ऐसा। मैंने इसके बारे में सोचा ही नहीं थे। हाँ, अभी जो दिन चल रहे हैं सब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, एआई आ गया, स्टूडियो में जो कस्टमर फ्रिक्वेंटली पहले जो आते थे वो अभी कम हो गए। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि जब तक जिस प्रकार की पोर्ट्रेट मैं खींचता हूँ और लोग मेरे यहाँ आ जाते हैं, तब तक मुझे ऐसा लगता है कि मैं सालों से ये करता रहूँगा। सर असली में मैं भी उन्हीं लोगों में से था कि जब जिनको लगता था कि कैमरे पे फ़ोटो खींच लिया हो गया, यही कैंडिड फोटोग्राफी है। तो कल परसों आपके यहाँ पे मैत्री इकट्ठा था, हम लोग आए थे। अच्छा। आपको मिलने आए थे बट मिलना हुआ नहीं बिकॉज वो बहुत देर तक चला। सर जैसा मैंने आपको पहले भी बोला था कि मैंने वो लिस्ट देखी जो आपको अवार्ड्स मिले। अच्छा। शायद नाम लेते लेते थोड़ा सा टाइम हो जाएगा।
बिल्कुल तो वो यहाँ पे रख लेते हैं। तो आपने मुझे बोला कि उससे ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए किताबें। बिल्कुल। तो अब मुझे वो बताइए कि जब वो मिलने के बाद आपके लाइफ में कुछ बदलाव आया है क्या? मतलब वो इतने सारे अवार्ड्स मिले हैं आपको, स्टेट लेवल है, नेशनल लेवल्स है। ऐसे नहीं, थोड़ा थोड़ा बहुत अवार्ड मिलने के बाद आपने जो काम जो है वो स्टैंड आउट होता है। लोगों की नज़र में आ जाता है कि ये आदमी कुछ तो भी अच्छा कर रहा है। यहाँ तक तो ठीक है। और मुझे ऐसे जो भी अवार्ड मिले हैं तो मुझे उससे भी ज़्यादा प्रिय जो है तो वो मैंने जो फोटोग्राफ्स निकाले हैं और उसका जो अप्रिसिएशन मिला है तो वो मुझे सबसे बड़ा अवार्ड मुझे लगता है। मैं नाम बताऊंगा कि जैसे कि हरिप्रसाद चौरसिया है, जो अपने नगर में आए थे एक प्रोग्राम के लिए। तो मैंने जो फोटोग्राफ्स निकाला है तो वो फोटोग्राफ्स जब मैंने उनको गिफ्ट किया तो वो उसके बाद उन्होंने वो फोटोग्राफ्स उनके गुरुकुल में लगाया। उनके साथ में पंडित विजय घाटे आए थे। उनका भी एक जो मोमेंट है वो लाइफ टाइम मोमेंट है। कुछ सिचुएशन ऐसे हो जाते हैं कि कैप्चर हो जाते हैं, मतलब कि वो मुझे भी फिर वो मिलने वाले नहीं है। ऐसे कुछ फोटोग्राफ्स है। तो उसमें से वो पंडित विजय घाटे के जिनका वो फोटोग्राफ्स है जो उनको बहुत प्यारा है उनको, और उन्होंने मुझे उनसे बातचीत भी हो गई फ़ोन के ऊपर, उसका अप्रिसिएशन है, उनके ऑटोग्राफ्स भी है उन्होंने दिए हुए हैं। ऐसे ही फोटोग्राफ्स है कि जो प्रसिद्ध गायक है पद्मश्री पद्मजा फनानी जोगड़ेकर जी का, वो भी एक बार अहमदनगर में आए थे एक प्रोग्राम के लिए और उसमें कुछ मोमेंट्स मैंने उनको भेज दिए थे मेल पे। तो उनको इतने पसंद आ गए कि इतनी सराहना है वो फोटोग्राफ्स की। तो फ़ोन करके फिर बाद में उन्होंने मेरे से उसके मैं यूज़ कर सकती हूँ क्या ऐसा पूछा, तो मुझे लगा कि ये मेरे लाइफ में बहुत सबसे बड़ा अवार्ड है कि इतनी बड़ी हस्ती जो एक कॉमन फोटोग्राफ़र को पूछ रहे हैं कि मैं ये फ़ोटोग्राफ्स यूज़ कर सकती हूँ क्या। और बाद में ऐसा हुआ कि उनके बहुत सारे वीडियो एल्बम में मैंने जो फोटोग्राफ्स निकाले हैं तो मेरे नाम के क्रेडिट के साथ उन्होंने यूज़ करे और कर रही है। ये मुझे लगता है कि ये बहुत सबसे बड़ा अवार्ड है मेरे लिए। आपने इतने सारे फोटोग्राफ्स के नाम लिए मुझे, फिर भी एक भी अवार्ड नहीं बताया। बिल्कुल। ऐसा एक अवार्ड जो आपके एकदम दिल के करीब है। मुझे लगता है कि जो महाराष्ट्र शासन का जो वन विभाग या उनका जो अवार्ड है, मुझे लगा जो मेरी हॉबी है, ये तो मेरा कमर्शियल्स है ये सब, लेकिन मेरी हॉबी है कि नेचर में घूमना है। बर्ड्स है, वाइल्ड लाइफ है, इंसेक्ट्स है, फ्लावर्स है और लैंडस्केप्स है। जो मेरा क्या बोलते हैं उसका श्वास है, मैं कहूँगा कि तो अगर उनके लिए अवार्ड मिलता है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। वो मुझे 3 बार वो मिल चुका है वो अवार्ड। एक बार भी नहीं, 3 बार? 3 बार। अच्छा, ये कैसे शौक मतलब आपको आया कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी का? मेरा तो जन्म ही खेड़े गांव में हुआ है और मेरे माताजी पिताजी फार्मर थे, तो अपने जड़े जो है वो इस मिट्टी में, और बचपन से मैं देखता आ रहा हूँ नेचर सब, बटरफ्लाइज। जब मेरे हाथ में कभी कैमरा कि कब आएगा नहीं आएगा पता भी नहीं था, ऐसे लाइफ में मैं घूमता था और सब नेचर का निरीक्षण करता था और वही मेरे लाइफ में आ गया, तो उसकी मज़ा बहुत अलग है। ये फोटोग्राफी के साथ ये जो आपको वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी और ये फिर घूमने फिरने का लगाव, ये और कैसे गहरा हुआ फिर आपका? बहुत सारे दोस्त वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते थे, जिसमें अहमदनगर के एक प्रोफेसर है डॉक्टर सुधाकर कुराड़े करके, वो फोटोग्राफ शेयर करते थे और उनके वर्तमान पत्र में उनका फ़ोटो छप के आते थे। तो मुझे भी लगा मैं भी कर सकता हूँ। और जब मैंने फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने ट्राई किया कि मैं भी ये फ़ोटोग्राफ आसानी से निकल सकता हूँ, कुछ तरीके उनके सुने थे, कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था मैंने। और फर्स्ट टाइम मैं अपने अहमदनगर के पास ही जो तालाब है मालवी पिंपड़गांव करके, वो तालाब में मेरे एक दोस्त के साथ में फ़ोटोग्राफ्स निकालने के लिए गया था। मैंने सिर्फ सुना था कि
किसी भी बर्ड्स को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इस तरीके से फ़ोटो निकालो। बस मैंने इतना एक लाइन मैंने सुनी थी और मैं गया वो तालाब के पास, और मेरे नसीब से वहाँ फ्लेमिंगो बर्ड्स मैंने देखे और बहुत सारा पानी था, और उसका क्या बोलते हैं कि सब दलदल, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं एग्जैक्ट वर्ड मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने वो हाथ के ऊपर जैसे एक सोल्जर चला जाता है नज़दीक नज़दीक, ऐसे में उसके पास वो कैमरा जैसे गन पकड़े हुए एक हाथ में, और वो कैमरा, और ऐसे मूव करते करके हाथ के ऊपर मैं उसके नज़दीक 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 गया और 2-3 फोटोग्राफ्स निकाले और बारिश शुरू हो गई। लेकिन वो फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने वाइल्ड लाइफ किया कि किसी बर्ड का फोटोग्राफ निकालने की कोशिश थी, लेकिन वो 100% एक्यूरेट आ गई, और उसी दिन से मेरी वो हॉबी बन गई कि मैं वाइल्ड लाइफ करो या नेचर के फोटोग्राफ्स निकालो। तो जब आप ये घूम रहे थे बिल्कुल, और आप नेचर देख रहे थे, तो नेचर के साथ साथ आपके लाइफ में और क्या क्या बदलाव आए? नेचर से लगाव होने के बाद कुछ जानकारी आपको नेचर देता है, और वो बहुत सालों की मेहनत से आपको वो पता चल जाता है कि नेचर क्या चीज़ है। वो कुछ ना कुछ वो नेचर ही ऐसा है कि वो देता रहता है और आप सिर्फ लेते हो। तो मुझे लगता है कि नेचर ने मुझे बहुत बहुत कुछ दिया है, कि जैसे कि 6th सेंस जिसको बोलते हैं, वो मुझे नेचर ने बहाल किया है और मुझे गिफ्ट किया है 6th सेंस। उदाहरण तौर के ऊपर मैं आपको 2 एग्जांपल दे दूंगा कि 2014 में जो उत्तराखंड में डिज़ास्टर हुआ था, उसी टाइम पे हम एक ट्रैक अरेंज किया था हमने और दोस्तों के साथ, बहुत सारे पूरे इंडिया से और कुछ स्वीडन के, ऐसे कुछ 45 लोग थे हम एक साथ में, और रूपकुंड ट्रैक करके वो हमने तय किया था कि रूपकुंड का हमको जाना है। दिल्ली पहुँचे, बहुत बारिश चल रही थी, और उसी बारिश में हमारा रेलवे हमने बुक किया था, जो टाइम था वो भी जा रहा था, और रेलवे में बैठ गए किसी हालत से, और फिर आगे जाके जो मुझे लगता है कि 3 घंटे में हम हरिद्वार पहुंच सकते थे, वहाँ हमको 6 घंटे लगे। वो बारिश, इतना बारिश था। जहाँ हमको 9 बजे पहुंचना था, वहाँ हम रात के 12 बजे पहुंच गए। वो बारिश में बहुत सारा बारिश, हम आगे का प्लान नहीं कर पाए। उसी दिन एक गवर्नमेंट स्टे था, उधर हम रुके हम लोग। फिर अगले दिन जब देखा तो फिर ऐसी परिस्थिति, वो कुछ बदले नहीं, बहुत बारिश थी। और लक्ष्मण झूला करके है हरिद्वार के नेक्स्ट जो स्टॉप है, वहाँ पे जो गंगा नदी बहती है, वो हम देखने चले गए पूरे फुल वो बारिश में। तो वो जो फ्लड आ रहा था ना, वो ग्रेजुअली उसकी लेवल जो थी बढ़ती नज़र में आप आंखों से देख सकते थे कि वो कितना बाढ़ कितनी बड़ी है वो। और घर के जो लकड़ियाँ थी वो बह रहे थे सामने, बहुत डेंजर वो सीन था। तो मुझे क्लिक हो गया कि कुछ तो भी गड़बड़ है, और मुझे ये जो ट्रैक है मुझे नहीं जाना है। मेरे दोस्त को, जो अहमदनगर में से जो साथ में 2-3 दोस्त थे, उनको बताया कि मैं ये ट्रैक मैं नहीं करने वाला हूँ, मैं इसी होटल में रुकूंगा। मैं जब कि 7 दिन का वो स्पैन था, 7 दिन और आगे जाना था, और मैंने ठान लिया कि मुझे नहीं जाना है, बस इतना ही। तो धीरे धीरे से वो 2-4 और जो दोस्त हुए वो भी मेरे साथ मिल गए। फ़ोन वगैरह सब बंद था। मेरे नसीब से कुछ देर के लिए वो फ़ोन चालू हो गया, और अहमदनगर से भी, यहाँ से भी प्रमोद कामरे सर का फ़ोन आ गया, मेरे मिसेस का फ़ोन आ गया कि ऐसा लगता है हम सब सुन रहे हैं कि वहाँ बहुत बारिश हो रही है, तो आप कैसे हो, क्या हो। मैं तो ठीक है, आराम से इसी होटल में रुका हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी मेरा मन कर रहा था कि मुझे ट्रैक नहीं करना है। तो किसी कारण से फिर उन्होंने जो ट्रैक अरेंज करने वाले थे, उन्होंने पूना में फ़ोन किया, किसी और एजेंसी को फ़ोन किया कि क्या परिस्थिति है, क्या करना चाहिए। तो उनको भी कुछ ऐसे संकेत मिल गए कि
ये ट्रैक आप कैंसिल कर दीजिए और किसी और आप शिफ्ट हो जाइए तुरंत। तो फिर ये वैसे ही हो गया। फिर एक दो करके करके सब रेडी हो गए कि ये ट्रैक नहीं करना है और कैंसिल हो गया और हम मनाली की तरफ चले गए। जब हम उसी रात में 5 बजे वो गांव छोड़ दिया और 300 किलोमीटर हमने ट्रैवलिंग किया अगेंस्ट यानी कि विरुद्ध दिशा में। और फिर जाने के बाद एक होटल के पास हम लोग सब रुके। तो उनको पूछा मैंने कि ऐसा सुना है कि 2-3 गांव धोचे के सब, तो ये ठीक है सही है क्या? वो बोले 2-3 गांव नहीं, 300 छोटे छोटे जो क्या बोलते हैं उनको गांव रहते, वो सब वाइंड अप हो गए। और बहुत शौक लगा हमको। और फिर मुझे ये भी अच्छा लगा कि मैंने वो कैंसिल किया। तो ये जो सिक्स सेंस है जो नेचर ने आपको बहाल किया है, तो मेरी वजह से मुझे बहुत अच्छा, मैं अभी भी मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि मुझे जो उन्होंने वो सोचने की मुझे इच्छा शक्ति, तो उसकी वजह से 45 लोगों का प्राण बच गया है। ये जो सिक्स सेंस डेवलप हुआ है वो नेचर की वजह से, और उसकी जो अटैचमेंट है, सुनने की आदत, नेचर को सुनने की आदत, वो आपको बिल्कुल चाहिए। फोटोग्राफी करने से पहले वो नेचर का जो कॉल है वो सुनने की आदत आपको चाहिए। आपके फोटोग्राफी करियर में आपको इतने सारे नेशनल रिकग्निशन मिले हैं, स्टेट लेवल रिकग्निशन मिले हैं, तो उस दौरान आपका ऐसा सबसे जो मुश्किल दौर है, अच्छा, आप उसके बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल। एक फेज बहुत मेरे लिए बहुत ही कठिन था, वो था कोविड का। 2017 साल में मैंने अपडेट हुआ और सब अभी जैसे कि नए नए अभी डिजिटल कैमरा आ गई, वैसे मैंने बहुत सारे कैमरे, एक कैमरा जो प्रोफेशनल था निकॉन का, और उसके साथ लेंसेस, ऐसा सब टोटल मिलके मैंने कम से कम 17 लाख की मेरा परचेसिंग हुआ था। और फिर उसके साथ जो फ्लैट मैंने लिया था उसका भी हफ्ता चल रहा था, बैंक का इंस्टॉलमेंट उसका भी चल रहा था, और ये भी 17 लाख का। ये बहुत बड़ी रकम थी मेरे लिए। और 17 साल के बाद मुझे लगता है कि 2000 में कोविड आ चुका था, बराबर ना? सही लगता हूँ। तो पहले 2-3 महीने मुझे ऐसा बहुत आराम लगा कि कुछ काम नहीं है, आराम से बैठो, एंजॉय करो। और मैं घंटों यहाँ पे मेरे स्टूडियो के नज़दीक ही मैं रहता था, और घर के सामने बहुत बड़ा पेड़ का वृक्ष है जिसके ऊपर बहुत सारे बर्ड्स आने लगे उसके फ्रूट्स खाने के लिए, इंसेक्ट्स खाने के लिए। तो मैं घंटों तक मैं अपने कैमरा ट्राइपॉड को लगा के बर्ड्स की फोटोग्राफी करता था दिन भर। किसी स्टूडियो तो खोलना नहीं है, शटर को तो लॉक है। तो मैंने बहुत एंजॉय किया। 1 महीना गया, 2 महीना गया, 3 महीना गया। तो फिर उसके बाद मुझे स्ट्राइक होने लगा कि अभी जो था कुछ बचा कुचा वो जा रहा है। बैंक का जो इंस्टॉलमेंट है, हफ्ता जो है वो बहुत बड़ा है, करीबन 35,000 के वो पास था, और स्टूडियो लॉक था, घर भी चलाना है। और 2-3 महीने के बाद जो 1-1.5 लाख रुपए अकाउंट के ऊपर थे वो तो समाप्त हो गए। सर, जो कैमरे के सामने एक बंदा है, राइट, और वो कैमरे के पीछे, वो कितना अलग होता है? बहुत अंतर होता है। वो जब कोई पर्सनालिटी आपके पास आ जाती है फ़ोटो के खींचने के लिए, आपको वो आने वाली पर्सनालिटी कौन है अगर आपको पता नहीं है तो दिक्कत आ जाती है कभी कभी। तो फोटोग्राफर को वो थोड़ा बहुत तो भी उसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है मेरे पास। अपने अहिल्यानगर के एक आर्टिस्ट है, अभिनेता है, बाली काका करके, अनिल क्षीरसागर, जिन्होंने जैसे कि नाना पाटेकर के साथ काम किया है एक फिल्म में, नाटक में। वो एक बार मैंने जो एक काम किया था, एक बुक का कवर पेश किया था, वो देख के वो मेरे पास आए थे मुझे मिलने के लिए। और उन्होंने फ़ोन करके मुझे बताया था कि एक आर्टिस्ट को मिलना मेरे लिए बहुत अच्छा लगता है, तो मैं आपको मिलने के लिए आ रहा हूँ। और दरअसल मुझे उनको मिलने के लिए मुझे डर लगता था क्योंकि बहुत वो स्पष्ट वक्ता थे
और मुझे लगता था कि मैं उनके साथ कैसे बात करूं। लेकिन जब वो मेरे पास आए और मैंने देखा उनको, तो मैंने उसके पहले मैं उनको मिला नहीं था, लेकिन वो जब स्टूडियो के सामने से आ रहे थे तो वो पति पत्नी दोनों, तो वो हाथ पकड़ के आ रहे थे, तो मुझे लगा कि कुछ तो प्रॉब्लम है इनका। तो मुझे पूछा तो मुझे वो पैरालाइज हो गए थे और जो स्टेप्स है तो उनको ठीक से वो चल नहीं पा रहे थे। तो मैं थोड़ा सा स्टूडियो के बाहर गया और उनको हाथ देने लगा, तो बोले अरे नहीं 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 मुझे हाथ मत दो और मुझे कहो कि आपने खुद चल के आ जाओ मेरे पास, तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैं बस सुन के, पहला जो सेंटेंस था वो सुन के मैं बहुत सोच में पड़ गया कि ये कैसा आदमी है, ये कैसे कैसे बोल रहे हैं। और उनका जो पोलाइटनेस था तो वो इतना ज़्यादा पोलाइटनेस था कि मेरे मन में जो डर था वो पहले सेंटेंस में वो चला गया। और मुझे मिलने का उनको सिर्फ एक बहाना था, कपल का फ़ोटो उनको एक खींचना था किसी काम की वजह से। तो मैंने वो कोशिश की उनको बैठने के लिए, वो जगह अरेंज किया, एक स्टूल दिया उनको बैठने के लिए, और वो कपल का फ़ोटो मैंने निकाला। वो ठीक तरीके से वो बैठ नहीं पा रहे थे क्योंकि उनकी जो प्रॉब्लम था उनका। वो फ़ोटो खींचा और फिर मुझे लगा ऐसा कि एक मेमोरी मेरे लिए कुछ उनकी खींचूँ, एक मोमेंट, एक फ़ोटोग्राफ्स उनका ले लूँ। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, सर मैं आपका एक फ़ोटोग्राफ मेरे लिए निकाल सकते हो क्या? अरे बोला ऑफ कोर्स यू कैन, आप एक कलाकार के हाथ से मेरा फ़ोटो अगर आप खींचोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, आप खींचोगे ज़रूर। और फिर उनको मैंने सिंगल फ़ोटोग्राफ्स उनका खींचने की कोशिश की, एक सिंगल लाइट लगा दिया। और जैसे मैंने कैमरा हाथ में लिया तो उनको बहुत अच्छा लगा कि ये मेरा खुद के लिए फ़ोटो निकाल रहा है। तो उन्होंने अपना चश्मा निकाला और फिर फटाफट एक 2-3 पोजेस वो चश्मे के साथ उन्होंने मुझे दे दिए और मैंने वो फटाफट क्लिक किए। और 6-7 फ़ोटो क्लिक करने के बाद मुझे ऐसा लगा मुझे कि कुछ तो भी मुझे मिला है। और मैंने सर को बोला कि सर ठीक है सर, कुछ तो भी मुझे लगता है ऐसे, मुझे कुछ तो भी मुझे मिला है, तो ठीक है हो गया ऐसे। बाद में जब मैंने वो फ़ोटो उनके साथ शेयर किए तो उन्होंने मुझे इतना अप्रिसिएशन दिया वो फ़ोटोग्राफ्स का कि उन्होंने मुझे बोले कि लाइफ टाइम में मेरा फ़ोटो इतना अच्छा आ गया है। और वो फ़ोटो उन्होंने जो दूसरे एक कलाकार है जो अभिनेता है सदाशिव अमरापुरकर, उनको भी दिखाए। तो मुझे लगा कि मैंने कुछ तो भी पाया है लाइफ में। और फिर वो कुछ 3 साल के बाद वो चल बसे और वो जो फ़ोटोग्राफ्स है वो आदमी कितनी बड़ी हस्ती थी वो बाद में मुझे पता चला। और वो जो फ़ोटोग्राफ्स है जो मैंने निकाला है वो उनका लोगो बन गया लाइफ टाइम। उनके नाम से जब तक ये पुरस्कार चालू रहेंगे, यूज़ होंगे, तो वही फ़ोटो उनके साथ जुड़ा और मेरे साथ जुड़ा रहेगा। और उन्हीं का एक फ़ोटोग्राफ्स जो आखिरी फ़ोटोग्राफ्स था जो जिसके लिए वो प्रसिद्ध थे कि जो निवेदन करते थे स्टेज पे आके, तो आखिरी समय का उनका भी वो जो फ़ोटोग्राफ्स है वो भी मैंने निकाला है। जबकि 3 साल में ये सब मिरेकल मेरे साथ हुआ है और ऐसे आदमी के फ़ोटोग्राफ्स मैंने खींच पाया। सर एक क्वेश्चन मेरे को वहाँ पे पूछना चाहिए था पर मैं पूछ नहीं पाया था तभी। वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी आपका जो था वो उसमें 3 बार आपका अवार्ड मिला। अच्छा, वो 3 बार जो अवार्ड मिला किस किस फोटो के लिए मिला है, कुछ बताएंगे उसके लिए, वो कैसे खींचा था आपने? वाइल्ड लाइफ के लिए तो नहीं, लेकिन ये अपना वन विभाग के लिए मिला है, वाइल्ड लाइफ के लिए नहीं। ओके, वन विभाग के लिए हाँ, तो वो कौन कौन से थे? एक उसका टाइटल था वनश्रीने नटलेली हिरवाई, मराठी में था। ओके। और उसमें एक लेडी है जो फोटोग्राफ्स मैंने भंडारदरा के पास खींचा हुआ है। वो जा रही है रास्ते से, सब हरा भरा है और वो लेडी का जो साड़ी है उसका कलर है रेड कलर है, तो वो सब उठ के आ रही है और वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। वो फोटोग्राफ्स को मुझे अवार्ड मिला था। उसके बाद दूसरा एक फोटोग्राफ है जिसमें एक पंछी है और उसके बिल्कुल बगल में एक कीटक है और दोनों साथ में वो फूल खा रहे हैं। तो कभी एक कंट्रोवर्सी ऐसे कि पक्षी वो कीटों को खाता है, वो छोड़ के वो दोनों एक साथ फूल
फुल का मजा ले रहे हो। तो वो फोटो के एक दूसरा अवार्ड मिल गया। और तीसरा सर? और तीसरा जो फोटोग्राफ्स है तो उसमें एट ए ग्लांस जो डेवलपमेंट चलती है सरकार की, उसमें बहुत सारे फॉरेस्ट दिख रहा है, उसमें तालाब भी है, उसमें रास्ता भी है। वो फोटोग्राफ को अवार्ड मिल गया, जो महाराष्ट्र शासन ने उसके पोस्टर बनाए और जगह जगह हर जगह पे उनके जितने भी फॉरेस्ट ऑफिस है वहाँ पे वो लगाए थे। ये तीसरा अवार्ड था। आप एक प्रोग्राम चलाते हो मैत्री कट्टा। अच्छा, पहले तो इसके नाम के बारे में बताओ, फिर बाद में आपने ये क्यों चलाया, इसके पीछे हेतु क्या था, कारण क्या था? मैंने जो ये आपने फोटोज भी दिया है मतलब उसके साथ, वो भी बहुत अजीब है, मतलब लग रहा है ऐसे ये मैत्री कट्टा है। बराबर है। तो अब बताइए उसके बारे में। मैत्री कट्टा ये जो कंसेप्ट है, ये तो पुणे में हम, मेरे एक दोस्त है आर्टिस्ट, डिज़ाइन आर्टिस्ट नानी शिंदे करके, हम दोनों पुणे में किसी काम के लिए गए थे और FC रोड पे वहाँ पे कलाकार कट्टा है। हाँ, जहाँ सब कलाकार आके अपने अपनी कलाकारी अदा करते हैं और चले जाते हैं। तो मुझे लगा कि ये हम भी कुछ ऐसा चालू करते हैं नगर में। इसके पीछे की कहानी ऐसी है कि हम दोनों और हमारे साथ एक वेंकटेश मल्टीस्टेट के चेयरमैन थे कृष्णा मसूरे, और उसके बाद एक इंजीनियर हमारे दोस्त है सुरेंद्र धर्माधिकारी। हम एक दूसरे को अचानक से मिलते थे और बातें चलती थी हमारी। बातें किसी बात की तो कुछ नया आया है फोटोग्राफी में, डिज़ाइन में, या लाइफ में आपने, या कुछ प्रॉब्लम्स है एक दूसरे के प्रॉब्लम्स, तो हम शेयरिंग करते थे। और 1 घंटा 2 घंटे हम ऐसे बैठते थे, यहाँ पे इसी जगह पे हम बैठते थे और बातें करते थे। तो बाद में कुछ दिनों के बाद ऐसा लगा हमको कि कुछ ना, ये जो हम बातें कर रहे थे ये बहुत एक दूसरे के लिए बहुत पूरक है। और इसमें जब हम बातें करके चले जाते तो नानी सर बोलते थे कि मुझे बहुत आज हल्का हल्का सा लग रहा है, थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो कुछ ना कुछ ये बातें करने के बाद ऐसा लगता है कि दोस्ती जो है, शेयरिंग जो है, वो कुछ पर्सनल शेयरिंग होता था हमारा। घर का प्रॉब्लम्स रहेगा, या कुछ एजुकेशन के बारे में, बिजनेस के बारे में प्रॉब्लम रहेगा, या किसी और भी कोई भी चीज़ हम एक दूसरे के साथ शेयर कर देते। तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो शेयरिंग कर रहे हैं और ये जो फ़ायदा हम तीनों को, चारों को हो रहा है, क्यों ना और ये और दोस्त के साथ बांटे। और इसी वजह से ये जो संकल्पना है मैत्री कट्टा की, वो जो कलाकार कट्टा दिख रहा है, तो इसी में हमने सोचा कि हम नगर में ये मैत्री कट्टा शुरू कर देते हैं। जैसे आपका जो इतना लंबा सफ़र है, तो उसका जो एक्सपीरियंस यूज़ करके आप जो नए जो फोटोग्राफर हैं उनको क्या कुछ बता पाओगे, आप क्या समझाना चाहोगे आप? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है कि फोटोग्राफी के तरफ का जो नज़रिया है वो सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा कमाना नहीं है। फोटोग्राफी करते करते आपका कैरेक्टर भी बिल्ड होता है। तो हर टाइप की फ़ोटोग्राफी जब आप करते हैं तो वो करते करते जब आप उसकी सोच आपकी बदलनी चाहिए और उसका वो मोमेंट का इम्पोर्टेंस आपको जानना है। अगर आप वेडिंग फोटोग्राफर है तो वो सब, जैसे मैंने पहले बताया कि उसके बाद वो मोमेंट के बारे में आप सोचो, इमोशंस के बारे में सोचो, वो क्षण की इम्पोर्टेंस ही उसके लाइफ में क्या है वो भी सोचो, और फिर फोटोग्राफी करने का डिसाइड करो, चाहे फील्ड कौन सा भी हो। तो पेशेंस तो आपको चाहिए और वो फोटोग्राफी की इम्पोर्टेंस ही चाहिए। और फोटोग्राफी की तरफ केवल इनकम जनरेट करने के लिए नहीं करना चाहिए, वो अपना कैरेक्टर बिल्ड करने के लिए भी फोटोग्राफी सीखो। तो आप कुछ ऐसे टिप्स देना चाहोगे उन लोगों को, जो जैसे आपने हमको बताया लाइट कैसे वो वगैरह कैसे यूज़ करनी है वो सब, या फिर आप गाने सुनो, ऐसे कुछ टिप्स देना चाहोगे क्या उनको आप? रियाज तो मैं चाहूँगा कि रियाज करो। अगर आपको कैमरा यूज़ करना आता है और मैं अच्छे फ़ोटो निकाल रहा हूँ तो इतना काफ़ी नहीं है। मैं खुद को अब 40 साल के बाद भी मैं खुद को स्टूडेंट समझता हूँ। और यंग जनरेशन भी जो है, ऐसा नहीं कि यंग जनरेशन के पास कुछ नहीं है, उनके पास वो बहुत सारे टेक्नोसावी है। तो अगर कोई नया भी है और उसने कुछ अलग एंगल से फ़ोटोग्राफ्स निकाला है तो मैं देखता हूँ। और अपने से ज़्यादा और कोई जो भी काम अच्छा करने वाला है तो उसका काम
देखना चाहिए, उसका वर्क देखना चाहिए। और ऐसा नहीं समझना चाहिए कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, कभी नहीं समझना चाहिए। और अच्छा काम करने की हर दिन कोशिश करनी चाहिए, वो रियाज चाहिए उसके लिए। बिल्कुल। ये आखिरी सवाल है सर आपको, कि पूरी जिंदगी आप कई कैमरे में करते रहे लोगों के पलों को, बिल्कुल। तो आपने आपका जो सबसे यादगार पल, जो सबसे स्पेशल पल, वो कौन सा था सर? मैं कभी भी नहीं भूल पाऊँगा ऐसा पल है। और एक ही दिन में वो दो दो चीज़ें हैं कि जो ऐसे मैं बताऊँगा कि जो मेरे लाइफ में कभी मैं भूल नहीं सकता। जैसे कि मेरी हॉबी है कि जो जितने भी पर्सनालिटीज़ में अहिल्या नगर में आए, जैसे कि हरिप्रसाद चौरसिया, पद्मजा फेनानी जोगड़ेकर, राहुल सोलापुरकर, बहुत सारे आर्टिस्ट कलाकार यहाँ के। तो मेरा हॉबी थी कि मैं उनका एक प्रोग्राम के बाद उनके फ़ोटोग्राफ्स तैयार करूं और उसके ऊपर उनके ऑटोग्राफ्स लूँ। ऐसा ही एक प्रोग्राम हुआ था अपने यहाँ पे उस्ताद जाकिर हुसैन का, हाँ। जिनकी फ़ोटोग्राफ्स मैंने निकाले थे। और उसके ऊपर उनकी साइन लेनी थी, तो वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया और सही टाइम पे मैं फ़ोटोग्राफ्स प्रिंट्स नहीं ला पाया। तो मेरे जो दोस्त थे प्रमोद कामले सर, उनका लड़का शुभंकर कामले और उसकी मिसेस, हम दोनों तीनों मतलब कि बॉम्बे चले गए, मुंबई चले गए। वहाँ पे जाकिर हुसैन साहब का प्रोग्राम था, जो हर साल उनके पिताजी के जन्मतिथि है, उसी दिन वो का प्रोग्राम लेते हैं षणमुखानंद हॉल में। तो मुझे लगा कि क्यों ना वहाँ जाए और वहाँ जाके उनका ऑटोग्राफ्स ले ले। तो हम तीनों चले गए, साथ में पद्मजा फेनानी जोड़कर उनका भी मैंने दो तीन फोटोग्राफ्स, उनके भी प्रिंट्स, बड़े बड़े प्रिंट्स तैयार करके साथ में ले लेते। मुझे लगा कि ये प्रोग्राम होने के बाद उनका भी ऑटोग्राफ्स ले लेते हैं। हम पहुंच गए वहाँ पे षणमुखानंद हॉल में, 4 बजे वो प्रोग्राम था। वहाँ जाने के बाद पता चला कि ये जब कार्यक्रम प्रोग्राम शुरू हो जाता है वो सबके लिए फ्री है, और वो सिर्फ 30 मिनट वो दरवाज़ा खुला रखते हैं। 30 मिनट में जितने भी लोग अंदर आएंगे, उसके बाद वो बाहर का दरवाज़ा बंद हो जाता है। और बराबर सही वक्त पे 4 बजे शार्प पूरा जो हॉल है वो खचाखच पूरा होगा। मैंने देखा कि स्टेज के ऊपर 3 अलग कलाकार जो बैठे हैं, और उस्ताद जी आए हैं, उनकी फैमिली भी आई है, और वो तो स्टेज के ऊपर नहीं है। प्रोग्राम शार्प 4:05 के आसपास शुरू भी हो गया। उन्होंने उनका 1-2 मिनट में उनका सत्कार किया। जो उसी दिन वो क्या करते हैं कि दूसरे कलाकार को वो सुनते हैं, खुद का कुछ भी नहीं होता, खुद स्टेज पे बैठते नहीं हो, किसी और कलाकार को वो सुनते हैं। ये जो रिस्पेक्ट है ना उनका, वो बहुत बड़ा था और मैं देख रहा था। और उनका सत्कार होने के बाद मेरे बाजू वाले चेयर के ऊपर वो आके बैठे, यानी कि दो आदमी मेरे बीच में थे, बिल्कुल पीछे, आगे भी नहीं, हम लोग तो पीछे बैठे थे। उसी रो में वो आके बैठे और उन कलाकार को सुनते थे। वो देख के मैं बहुत ये हो गया, इम्प्रेस हो गया कि ये इतना बड़ा आदमी है और वो स्टेज पे नहीं है। तो हम उनसे, मेरे नज़दीक भी है, फिर भी मैंने मेरी सोच बदली वहाँ पे कि यहाँ पे उनके ऑटोग्राफ्स नहीं लेने हैं मुझे, और किसी भी हालत में एक प्रोग्राम पर डिस्टर्ब नहीं करना है। पूरा प्रोग्राम हो गया और सब चले गए, और मैंने भी उसी दिन उनका ऑटोग्राफ्स लेने की कोशिश भी नहीं की। मुझे लगा कि इंटरनेशनल लेवल के इतना बड़ा आर्टिस्ट है, जब वो दूसरे को रिस्पेक्ट देता है तो मुझे भी उनको रिस्पेक्ट देना चाहिए। और मैं वैसे ही वो रोल करके फिर वो फोटोग्राफ्स लेके निकल आया, वो और छोड़ दिया। वो ऑटोग्राफ्स मैंने नहीं लिया। फिर बुरा तो लगा, लेकिन मुझे बहुत गर्व भी लगा कि इतना बड़ा आदमी होकर वो दूसरे को रिस्पेक्ट देता है। तो रिस्पेक्ट क्या चीज़ होती है वो मैंने वो ज़िंदगी में पहली बार मैंने मेरे आँखों से मैंने देखा है। और फिर मैंने पद्मजा ताई को मैंने फ़ोन किया, उनके किसी सहकारी ने वो फ़ोन लिया
और मैं उनको बोल रहा था कि मैं ऐसे ऐसे अहिल्या नगर से आया हूँ और मुझे मैडम की ऑटोग्राफ्स मुझे लेने हैं। तो वो बोल रहे थे कि आप ऐसा करो, अभी आप तो वो नहीं आपको मिल पाएंगी, तो वो जो फ़ोटोग्राफ्स आपने लाए मैं आपको एक होटल का पता बता देता हूँ और वहाँ जाके वो फ़ोटोग्राफ्स रख दो। इसी बीच वो जो हमारा जो कन्वर्सेशन चालू रहता वो पद्मा चाय ने शायद उन्होंने सुन लिया और उन्होंने उनके हाथ से वो मोबाइल लिया और वो बोले कि मुझे बोलना है उनके साथ, दे दो मुझे फ़ोन। और उनको मैंने बता दिया कि मैं आप बोले आप कहाँ है, मैं बोला कि मैं अभी षणमुखानंद हॉल जो है उनके बाहर मैं आया हूँ यहाँ पे। तो बोले आप रुको, वो कहीं भी फ़ोटो नहीं देना, मैं खुद आपके पास आती हूँ, अब वहीं पे रुकिए। मैं कैलकुलेट किया तो वो कम से कम आधे घंटे के डिस्टेंस पे उनका घर था और वो बोल रहे कि आप उधर ही रुको, मैं खुद आ रहा हूँ आपके पास, आपको किसी की ज़रूरत नहीं। और फिर वो पति पत्नी दोनों वहाँ पे आ गए और षणमुखानंद हॉल के बाहर जो रोड है वहाँ पे उन्होंने एक जगह पे उनकी कार लगा दी और कार के बोनेट पे उन्होंने मुझे सब साइन दिया और इतना अप्रिसिएशन दिया फ़ोटोग्राफ्स का कि मैं सोच भी नहीं सकता। और कम से कम 4-5 फ़ोटोग्राफ्स थे वो कार के बोनेट पे रख के उन्होंने वो साइन किया है। जो फ़ोटोग्राफ्स उसमें से एक फ़ोटोग्राफ जो है अभी गए साल में उनके सफ़र, जो उनका सफ़र है गायकी का, तो उसके ऊपर जो पुस्तक निकला है सूर्य चंद्रिका करके, वो बुक के ऊपर वो मुख्य पृष्ठ उसका बन गया। वो भी मुझे लगता है कि मेरे ज़िंदगी में सबसे बड़ा अवार्ड है और सबसे बड़ा रिस्पेक्ट जो है कलाकार को देने का वो उन्होंने भी दिया है। ऐसा नहीं सोचा कि एक छोटा फोटोग्राफ एक खेड़े गाँव में का एक फोटोग्राफर है वो कैसा यूज़ करा, ऐसा नहीं है। वो कलाकार, एक कलाकार दूसरे कलाकार को कितना रिस्पेक्ट दे सकता है वो मैंने उसका अनुभव मैंने लिया है। वो मुझे लगता है कि वो सबसे बड़ा अप्रिसिएशन और सबसे बड़ा पारितोषिक मेरे लाइफ में है। और वो जाकिर साहब का जो फोटो था उसका क्या हुआ? उस पे वो तो लिया साइन मैं नहीं ले नहीं पाया। पाया। वो मैंने उनको रिस्पेक्ट दिया, उनके जो दूसरे कलाकार के प्रति उनका जो रिस्पेक्ट देने का जो तरीका था वो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने भी उनको रिस्पेक्ट दिया। वो मैंने डिस्टर्ब न करते हुए मैं फिर वापस वो फोटोग्राफ लेके आया। मेरे सामने होते हुए मैंने कोशिश नहीं की और वैसे वापस निकल आए। अच्छा, तो ये यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू। बिल्कुल, यस, थैंक यू सर। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। थैंक यू।